नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के बारे में। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, वही आरएसएस जो अपने 100 साल पूरे कर रहा है और जिसके सिलसिले में देश भर के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जितने लोग आरएसएस को पसंद करते हैं उतने ही लोग हैं जो आरएसएस को नापसंद करते हैं और आरएसएस पर दिन दूनी और रात चौगुनी वो हमले करते रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं प्रियंक खरगे। प्रियंक खरगे कर्नाटका के आईटी मंत्री हैं। वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं और संघ पर गाहे बगाहे, इनफैक्ट रूटीन में वो संघ पर बड़े बड़े हमले करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने संघ पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने संघ के ऊपर कई आरोप और कई इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तमाम चीज़ों पर आरएसएस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आरएसएस और बीजेपी का आखिरकार रिलेशन क्या है। इसको भी प्रियंक खरगे ने बताया है। प्रियंक खरगे ने साफ साफ कहा है कि आरएसएस शैतान है और बीजेपी उसकी परछाई, और शैतान की इसी परछाई होने के चलते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर सफलता पाती है। उनका ये भी कहना है कि आरएसएस अगर भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं है तो निसंदेह आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी है वो जेडीएस के बराबर की पार्टी होगी। उसकी ताकत रीजनल पार्टियों के आसपास ही रह जाएगी, उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरएसएस के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चलती है। उनका ये भी कहना है कि हमें शैतान से लड़ना चाहिए, बल्कि शैतान से लड़ना चाहिए जबकि उसकी परछाई से नहीं। उनका साफ साफ कहना है। प्रियंक खरगे ने यहाँ पर अपने आरोपों पर और ज़्यादा बल देते हुए ये साफ साफ कहा कि आरएसएस जो है वो एक शैतान की तरह है और भारतीय जनता पार्टी उसकी परछाई। अब ये कहने से प्रियंक खरगे का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। मेरे ख्याल से आप एक शब्द जानते होंगे, डेविल फोर्सेस। और डेविल फोर्सेस यानी शैतानी ताकत। क्या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस शैतानी ताकत देती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आरएसएस पर किस तरह की इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या अगर आरएसएस नहीं होती तो वाकई भारतीय जनता पार्टी जेडीएस की तरह कोई रीजनल पार्टी होगी। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरएसएस पर जब जब बैन लगाने की कोशिश हुई है, आरएसएस एक बार फिर से पलटकर खड़ा हुआ है। प्रियंक खरगे आरएसएस पर बैन लगाने के बारे में क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रियंक खरगे की इस बात को क्या माना जाए। आरएसएस के प्रति उनकी विचारधारा से लड़ाई, या ये माना जाए कि वो आरएसएस का समूल नाश चाहते हैं। हालांकि प्रियंक खरगे ये भी कहते हैं कि वो जो है वो आरएसएस जो है उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे और अपने इसी जन्म के अंदर कराएंगे। लेकिन 100 साल से तो आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, और ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन के चलते हुए इस संगठन पर प्रियंक खरगे कोई ऐसा करामात कर पाएंगे, इसकी संभावना मुझे न के बराबर लगती है। आरएसएस अपने तमाम कार्यक्रमों के अंदर कानूनी और तकनीकी राय हमेशा से लेता रहा है। इसीलिए जो अपना स्टेटस उसने बना के रखा है, उसे पता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता। इससे पहले भी आरएसएस को लेकर कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी। आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसके बाद आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन ये प्रतिबंध इंदौर हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हटा दिया था और ये कहा था कि आरएसएस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का कोई आधार नहीं बनता। अब प्रियंक खरगे ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे ये सुन लीजिए कि प्रियंक खरगे ने आगे क्या कुछ कहा। प्रियंक खरगे का साफ साफ कहना था कि कांग्रेस को अगर किसी से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो वो आरएसएस से लड़नी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, क्योंकि आरएसएस ही असल में शैतान है और भारतीय जनता पार्टी उसकी परछाई है, और इस परछाई से उस तरह की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई की कांग्रेस को आरएसएस से लड़ने की जरूरत है। इसीलिए उनका पूरा का पूरा हमला आरएसएस की तरफ है। उन्होंने सीधे आरोप ही नहीं, इल्जाम भी लगाया। उन्होंने
इल्जाम ये लगाया कि आरएसएस को जो फंडिंग मिलती है उसमें कई तरह की इरेगुलरिटी है और इस फंडिंग के ऊपर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस 2500 संगठनों का एक समूह है और ऐसे में कई सारे संगठन इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में चल रहे हैं। वहां से जो पैसा आते हैं उसका क्या उसका ऑडिट होता है, क्या उसकी जांच होती है, क्या उस पैसे को संभाल कर रखा जाता है, क्या आरएसएस उन तमाम नियम कानून का पालन करता है जिन नियम कानून का पालन एक दूसरे संगठन को करना पड़ता है। प्रियंक खरगे यहाँ पर ये भी जोड़ते हैं कि ये जो आरएसएस है वो आरएसएस जो है वो कई सारे नियम और कानूनों को नहीं मानती है। इसके बारे में वो कई उल्लेख भी देते हैं, उन उल्लेखों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस ये चाहता है कि हम तमाम लोग अच्छे नागरिक बने। वो चाहता है कि हर इंसान अच्छा नागरिक बने और अच्छा नागरिक बनने के बाद जो है वो इनकम टैक्स दे, सरकार को जितने तरह के उसके नैतिक कर्तव्य हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करे। लेकिन आरएसएस खुद ऐसा नहीं करता। उनका कहना है कि मोहन भागवत ये बात कई बार कह चुके हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होने के चलते हमें किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रियंक खरगे साफ साफ कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो आरएसएस को करवाना ही होगा। मैं ये रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और ये रजिस्ट्रेशन इसी वक्त जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है उनकी खुद की जिंदगी के दरमियान ही होकर रहेगा। अब प्रियंक खरगे बात तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन इस बात में कितना दम है और प्रियंक खरगे जो कह रहे हैं वो तर्कों की कसौटी पर वो खरा उतार पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रियंक खरगे ने इससे पहले आरएसएस पर किस किस तरह के इल्जाम लगाए हैं, उसका एक छोटा सा बैकग्राउंडर भी मैं आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रियंक खरगे ने आगे आरएसएस के बारे में क्या क्या बोला। प्रियंक खरगे इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर आरएसएस के कार्यक्रमों पर कई जगह सार्वजनिक स्थानों और स्कूल कॉलेजेस के अंदर आरएसएस के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। अपने पत्र में प्रियंक खरगे ने सिद्धारमैया को साफ साफ लिखा था कि आरएसएस की ये जो तमाम कार्यक्रम जो होते हैं इनको सार्वजनिक जगहों पर नहीं होने दिया जाना चाहिए, सार्वजनिक स्कूलों पर नहीं होने दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रियंक खरगे उसी सरकार के मंत्री हैं जिस सरकार के मुखिया सिद्धारमैया हैं। लेकिन इस तरह का बैन लगाना उनको पता है ये कानून में चैलेंज होगा, ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए सिद्धारमैया इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं और प्रियंक खरगे की बात जो है आधी अधूरी रह जाती है। प्रियंक खरगे जो है यहाँ पर बीजेपी के नेताओं पर भी निशाना साधते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों को आरएसएस के अंदर भेजते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आरएसएस का गणवेश पहनते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आरएसएस की शाखाओं के अंदर जाते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है आरएसएस का जो गीत है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वो पूरी तरह से याद है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आरएसएस के जो आदर्श है उनको फॉलो करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम बीजेपी नेताओं के बच्चे जो हैं वो तमाम बच्चे जो हैं वो विदेशों के अंदर पढ़ते हैं, उनका आरएसएस से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है नैतिकता का पाठ पूरे देश को पढ़ाती रहती है। उनका कहना है कि ये वही बात है पर उपदेश कुशल बहुतेरे। प्रियंक खरगे गांधी जी की हत्या के बाद जो आरएसएस पर बैन लगा था उसके बारे में भी बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगा दिया था। उसके बाद आरएसएस के तमाम बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए लोग, उस जमाने में तो जनसंघ हुआ करता था, उससे जुड़े हुए लोग जो है वो सरदार पटेल के चरणों में गिर गए। सरदार पटेल ने उन्हें 4 बातें कही, राजनीति छोड़ो, हिंसा छोड़ो, तिरंगे और संविधान के प्रति निष्ठा रखो। लेकिन क्या आज ऐसी बातें आरएसएस कर रहा है? प्रियंक खरगे कहते हैं इसका जवाब न में है। तो ऐसे संगठन को क्यों
जो है क्यों अननेसेसरी भाव दिया जाए और ऐसे संगठन को क्यों अननेसेसरी और बढ़ने दिया जाए। लेकिन प्रियंक खरगे की ये खींच क्या उनकी कुंठा को दर्शाती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि प्रियंक खरगे ने आरएसएस को लेकर और किस किस तरह के बयान दिए हैं, ये मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाता हूं। Nobody knows how RSS gets their money. More than 2000 or close to 2500 organizations are supporting RSS through so-called dakshinas domestically and internationally, and they've all been linked to RSS. Where are they getting money to lobby in US, in United States? Very clearly, the United States government revealed a document, no, saying that RSS was lobbying for nation building in United States. Where are they getting all this money from? People of India need to know, right? How this so-called cultural organization is destroying the social fabric in the country, is doing anything but nation building. तो आइए देख लेते हैं छोटे खरगे ने कब क्या क्या कहा। 4 अक्टूबर 2025 को उन्होंने कहा, संघ अपनी शाखाओं में नकारात्मक विचार भरता है, सार्वजनिक स्थानों पर इनकी गतिविधियों पर बैन लगे, आरएसएस का दर्शन जहरीला है, वो किसी का भी भला नहीं कर सकता। नवंबर 2025 में एक बयान में उन्होंने कहा, भाजपा वाले अपनी ही पत्रिका ऑर्गेनाइजर पढ़ ले तो पता चलेगा कि आरएसएस मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है। जनवरी 26 में उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस ने गोडसे को पुनर्जीवित कर दिया। वीबी जी राम जी बिल से गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को मारने की कोशिश की गई है। 2026 में ही मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ने का मतलब सनातन धर्म को आरएसएस की हिंदुत्व ने बुलडोज कर दिया, ये बात भी कही है। लेकिन प्रियंक खरगे सनातन धर्म के खिलाफ कई सारे विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर बात करते हुए उनको ये विवादित बयान भी याद आ गया। 9 फरवरी 2026 को आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, इसीलिए अच्छे दिन लाए का दावा करता है, राजनीतिक प्रभाव चाहता है, लेकिन आरटीआई और ऑडिट से बचता है। 11 फरवरी 2026 को उन्होंने कहा, जल्दी शादी और 3 बच्चे वाली सलाह आरएसएस अपने कैडर से शुरू करे, घरेलू काम साझा करे और उदाहरण पेश करे, गरीबों मध्यम वर्गों पर ही ज्ञान क्यों, ये तमाम बातें प्रियंक खरगे ने कही थी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि प्रियंक खरगे ये सब बात करके क्या कहना चाहते हैं। क्या वाकई में आरएसएस जो है वो इतनी खतरनाक है कि प्रियंक खरगे उसकी तुलना शैतान से कर रहे हैं। दरअसल आरएसएस देश का सबसे बड़ा, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके 2500 के आसपास अनुषंगिक संगठन हैं और समाज के हर क्षेत्र में आरएसएस काम करता है। अभी वो अपने 100 साल का जश्न मना रहा है, लेकिन इस आरएसएस के ऊपर जब जब भी बंदिशें लगाने की कोशिश हुई, ये उल्टा मुंह पड़ा है। ये बात कांग्रेस की सरकारें बहुत अच्छी तरह जानती हैं और उनको पता है कि आरएसएस के बारे में अगर किसी भी तरह का बैन लगाने की या उनकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश हुई तो वो और मजबूत बन के उभरेंगे। इसीलिए कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों के अंदर है वहां पर आरएसएस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से हिचकती हैं। आपको याद होगा यूपीए 1 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान भी कांग्रेस ने किसी भी तरह से आरएसएस को पकड़ने की कोशिश नहीं की या आरएसएस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। जबकि आपको पता है यूपीए 1 और यूपीए 2 के खिलाफ के वक्त भगवा आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था और उससे आरएसएस के नेताओं को जोड़ने की भी कोशिश हुई थी। मैं आपको ये बता देता हूं कि प्रियंक खरगे की, मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि प्रियंक खरगे को पता है कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन कौन है, इसीलिए वो आरएसएस के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि बीजेपी की पूरी ताकत आरएसएस से आती है और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आरएसएस जो काम करता है उसका सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जिसके चलते वो चुनाव जीतने की एक मशीन की तरह बन चुकी है। आरएसएस चुनाव के वक्त भी अपने स्वयंसेवी संगठनों की मदद से भारतीय जनता पार्टी की बहुत मदद करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब जब आरएसएस को बैन करने की कोशिश हुई है
है तब तब क्या हुआ है। आरएसएस को सबसे पहली बार बैन करने की कोशिश कब हुई? आरएसएस को सबसे पहली बार बैन करने की कोशिश गांधी जी की हत्या के बाद हुई, लेकिन खुद सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटाया। प्रियंक खरगे ने बताया कि कैसे आरएसएस के नेता जो है वो सरदार पटेल के चरणों में गिर गए थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी ये व्यक्तिगत तौर पर आरएसएस जो काम करता था उसका ठीक ढंग से सम्मान करते थे। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी कोशिश आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तब हुई जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी। आरएसएस के जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी जो शाखाएं चलती थी, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इमरजेंसी खत्म हुई और उसके बाद आरएसएस पर ये बैन अपने आप खत्म हो गया और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त मिलकर जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ बनाई थी, जिसके अंदर आरएसएस की एक बड़ी भूमिका थी। इसके बाद तीसरा मौका तब आया जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचा गिरा। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने के बाद अर्जुन सिंह के दबाव में पीवी नरसिम्हा राव जो तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये बैन जो है ये किसी भी तरह से कोर्ट के अंदर नहीं टिक पाया और फिर से आरएसएस को अपना काम करने की इजाजत मिल गई। यानी कांग्रेस सरकारों ने जब जब आरएसएस के खिलाफ कोई भी कदम उठाया है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। प्रियंक खरगे की ये जो तमाम बयान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जुबानी जमा खर्चा से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस को डैमेज करने में या आरएसएस की जो बातें हैं उनको समाज से निकालने में प्रियंक खरगे कितने सफल होंगे, इसके बारे में मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता कि प्रियंक खरगे की ये तमाम बातें जो हैं आरएसएस पर किसी भी तरह का असर डालेंगी। वैसे भी आरएसएस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि वो एक पुरानी कहावत है ना, कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपने रास्ते पे चलता जाता है। तो उनका कहना है कि आरएसएस के विरोध में जितने भी इस तरह से बयान आएंगे उसके बाद जो है आरएसएस फिर से और मजबूती के साथ उठकर खड़ा होगा। मेरी पेशकश आपको कैसे लगी? आपको और किन किन मुद्दों पर मेरी राय सुनना है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए नमस्कार।